कांग्रेस के राज में जो भ्रष्टाचार होता था, कांग्रेस के राज में जो भ्रष्टाचार होता था, जांच नहीं होती थी, जो दलालों का जो राज था दिल्ली के गलियों में और क्या नाम है राजधानियों में, वैसा है अभी क्या? दलाली बंद हुई कि नहीं हुई? तो फिर दलाली बंद हुई ना, विकास हो रहा है ना, सेंट्रलाइज दलाली में विकास तो हो रहा है ना। हम लोग बचपन से इतिहास की किताबों में कुछ महापुरुषों को पढ़ते आए हैं। उनमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इत्यादि इत्यादि। जिस तरह से रामायण काल में बहुत कम पात्र थे, प्रमुख पात्रों में राम और रावण थे, लेकिन जो महाभारत युद्ध हुआ उसमें कई पात्र थे और एक से एक पात्र थे। उन पात्रों की तुलना करना कठिन हो जाता है कि कौन पात्र किस पर भारी पड़ जाता है। वहाँ कृष्ण भी हैं तो भीष्म भी हैं, अर्जुन हैं तो अभिमन्यु भी हैं, अश्वत्थामा हैं, एकलव्य भी हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, यानी बड़े बड़े महारथियों की एक श्रृंखला है। आज़ादी की लड़ाई में भी कुछ ऐसा ही है। कई महापुरुष उभर के आए, कई नायक उभर के आए उस दौर में। चूंकि अंग्रेजों के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी थी, वे अंग्रेज जिनकी हुकूमत में सूर्यास्त नहीं होता था, दुनिया में इतना बड़ा शासक इसके पहले कभी नहीं हुआ था, और उसकी गुलामी को हम लोग झेल रहे थे। तरह तरह के प्रयोग चल रहे थे। नौरोजी साहब थे, राजा राम मोहन राय जी थे, यानी शुरू के जो लोग थे वो आधा सुधारक और आधा स्वतंत्रता सेनानी थे। उस वक्त अंग्रेजों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि पूरी तरह अगर आर पार की लड़ाई हम लड़ते तो शायद वहीं दफन कर दिया जाता। इसलिए लोगों ने बीच का रास्ता अपनाया, जिसको हम लोग नरम दल भी कहते हैं। बाद में तिलक का आविर्भाव होता है भारतीय रंगमंच पर, और तिलक एक नई विचारधारा के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग, नए उत्साह के साथ अवतरित होते हैं भारतीय रंगमंच पर आज़ादी की लड़ाई में, और उन्हें गरम दल का नेता माना जाता है। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल वगैरह उनके मानने वाले समकालीन लोग थे। उसके बाद गांधी का दौर आता है। अफ्रीका से गांधी आते हैं और उनका आंदोलन परवान चढ़ता है चंपारण में। जब नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, किसानों को मुद्दा बनाते हैं, और उन्हीं के समकक्ष सहयोगी के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोरारजी देसाई इत्यादि इत्यादि लोगों, विनोबा भावे, कई लोग आते हैं। और उन लोगों में भी अलग अलग भूमिका में लोग आते हैं। कुछ लोग समाज सुधार के क्षेत्र में चले गए, विनोबा भावे वगैरह लोग। कुछ लोग बिल्कुल गांधी के पदचिन्हों पर चलने वाले हुए, और कुछ गांधीवादी हो करके भी अलग उनकी धारा रही, जिसमें सुभाष चंद्र बोस का आप नाम ले सकते हैं। कांग्रेस के अंदर रह करके भी तो उन्हीं किरदारों में से एक महत्वपूर्ण किरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल का था।
उनकी तुलना गांधी से नहीं हो सकती है, उनकी तुलना जवाहरलाल नेहरू से हो सकती है, क्योंकि गांधी सत्ता में कभी नहीं आए। उन्होंने राजसत्ता का वर्णन नहीं किया, वो सिर्फ देश की आज़ादी तक उनकी भूमिका थी। और देश की आज़ादी के बाद जब हिंदू मुसलमानों में झगड़ा, पूरे देश में झगड़े शुरू हुए, तो फिर उस समय भी वो एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में, सामाजिक नेता के रूप में भी हमारे सामने उभर के आते हैं। वो उन झगड़ों को मिटाने के लिए नोआखाली जाते हैं और देश के भिन्न भिन्न स्थानों में वो घूमते हैं। तो हमारे मित्र चर्चा कर रहे थे, उनकी तुलना गांधी से हो ही नहीं सकती है, उनकी तुलना तो जवाहरलाल नेहरू से हो सकती है, क्योंकि दोनों एक प्रधानमंत्री थे और एक उप प्रधानमंत्री थे। दोनों ने क्या काम किया, क्या देश को दिया, दोनों ने देश को दिया। एक विकासवादी थे और एक राष्ट्रवादी थे। नेहरू विकासवादी थे। नेहरू ने जो उतना काम उस समय किया, उतना ज्यादा काम अभी ही हो रहा है इस सरकार में, इसके पहले कभी नहीं हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे एक मित्र हैं राघव शरण शर्मा जी, जो आपके भी मित्र हैं, मेरे मित्र नहीं है, मेरे गार्जियन हैं, आपके मित्र हैं। चर्चा वो कर रहे थे, घोर कम्युनिस्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैं, घोर वामपंथी, भाजपा को पानी पीकर गाली देने वाले। और जब फॉरवर्ड ब्लॉक ऑफिस में उन्होंने बुलाया और मोदी की जब उन्होंने तारीफ करनी शुरू कर दी, उनकी विकासवादी नीतियों की चर्चा उन्होंने की, उन्होंने जब ये कहना शुरू किया कि किस तरह से हवाई पट्टियां बन रही हैं चीनी सीमा पर, लद्दाख को किस तरह से सजाया जा रहा है, हाईवे वहां पर बन रहे हैं, तो इसकी तुलना सिर्फ नेहरू से हो सकती है, मोदी की। तो शायद मैं विशेषज्ञ भटक रहा हूं, तो बात मोदी और बात पटेल की हो, बात नेहरू और बात पटेल की होनी चाहिए। अगर नेहरू की जगह पर पटेल प्रधानमंत्री बनते तब देश का क्या स्वरूप होता, तब क्या देश में इतना विकास होता जो नेहरू ने किया, जो विकास का उन्होंने मॉडल दिया, या मिश्रित विकास का जो उन्होंने मॉडल दिया। बाद में मिश्रित विकास धारा, जो समाजवादी विचारधारा भी जिसको कहते हैं, या समाजवादी विकास यात्रा भी जिसको कहते हैं, वो फेल हो गई। और फिर हम लोग एक नई विकास यात्रा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उसको लेकर के हम लोग आगे चल रहे हैं, जिसकी शुरुआत नरसिम्हा राव ने की थी, कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने, और जिसको आगे बढ़ाया पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और आज तो इस शीर्ष पर है। तो मित्र, हमारे बड़े पुराने मित्र हैं गांधी। एक चीज और आप समझ लीजिए, अंग्रेजों की जब हुकूमत थी तो उसके बाद जो सरकार आई, उस सरकार में हम लोगों को क्या पढ़ाया जाता था कि इस देश की तमाम समस्याओं के जिम्मेदार अंग्रेज हैं। कांग्रेसियों ने यही ना पढ़ाया किताबों में। लेकिन ये संसद भवन जो बना, ये बड़ी बड़ी जो सड़कें बनी, बड़े बड़े जो पुल बने, वैसे पुल क्या कांग्रेस राज में बने या उतने मजबूत और टिकाऊ हुए? तो पूरी तरह तो अंग्रेज गलत नहीं थे। तो जब दूसरी विचारधारा की सत्ता आती है तो अपने जो विचारधारा वाले जो लोग होते हैं उनको महिमा मंडित करते हैं, ये स्वाभाविक बात है। तो अगर सरदार पटेल को महिमा मंडित किया जा रहा है, चूंकि यह सरकार अपने को राष्ट्रवादी सरकार मानती है, राष्ट्रवादी और विकासवादी दोनों है, मैं तो ये कह सकता हूं कि नेहरू और पटेल दोनों के पद चिन्हों पर एक साथ यह सरकार चल रही है। नेहरू से इसने विकासवाद लिया है और सरदार पटेल से राष्ट्रवाद लिया है। नहीं ऐसा है जी, पटेल साहब की जयंती पर अच्छी बात है, लेकिन मैं देखिए, हमारे मित्र बंटी जी गांधी पर बोल रहे थे, उस समय ऐसा लग रहा था कि गांधी की जयंती हो रही है। मैं तुलना कर रहा हूं क्योंकि सरदार पटेल की पुण्यतिथि है। नहीं, कुछ मामले में तो आप कहते हैं तो बहुत आगे हैं, उस मामले में वो लोग कहीं थे ही नहीं, आप उसकी तुलना कर रहे हैं। कांग्रेस के राज में जो भ्रष्टाचार होता था, जांच नहीं होती थी, जो दलालों का जो राज था दिल्ली के गलियों में और क्या नाम है राजधानियों में, वैसा है अभी क्या? दलाली बंद हुई कि नहीं हुई? तो फिर दलाली बंद हुई ना, विकास हो रहा है ना, सेंट्रलाइज दलाली में विकास तो हो रहा है ना। नहीं, आपने चूंकि रोका इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि यह सरकार नेहरू और पटेल दोनों की विचारधारा पर एक साथ काम कर रही है। मैं कहा नेहरू के खिलाफ मैं बात कर रहा हूं।
सब कुछ बेच रही है। आज श्रद्धांजलि तक की हम लोग श्रद्धांजलि है लौह पुरुष की। सही बात होनी चाहिए और दूसरे की बात नहीं होनी क्योंकि बंटी जी ने छेड़ दी चर्चा गांधी की, गांधी से उनकी तुलना उन्होंने शुरू कर दी, तो मुझे बोलना पड़ रहा है। आप कोशिश कर रहे और वो चूंकि आप लोगों को चूंकि अच्छा लग रहा था, आप लोग उस विचारधारा के पोषक है हैं, इस देश के। गांधी की चर्चा होगी, आप चूंकि उनकी बातें आपको अच्छी लग रही थी, चूंकि वो उनके विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, क्या बेच रहे हैं। उन्होंने मोदी का नाम नहीं लिया, उन्होंने विचारधारा बताई। तो मैं भी तो विचारधारा ही बात कर रहा हूं ना। आप बोल रहे हैं कि इनकी मोदी को महिमा मंडित मत कीजिए इस सरकार को। अजीब बात, तब तो भाई एक तरफा जब आपकी सोच है तो अलग बात है। अच्छा श्रद्धांजलि तक ही जी। मैं आज सुबह जो आपको फोन किया था, वो मोदी जी ने एक गलत काम किया जिसके कारण मैं भी पोस्ट नहीं डाला। आपने अपने इंगित किया उनका फेसबुक पर, तो मैं भी उनका विरोध करता हूं। कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। अगर मेरी बातों से आप लोगों की भावनाओं पर ठेस लगी है, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को, सरदार साहब को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं इस अवसर पर। आज उनका पुण्य दिवस समारोह है, पुण्यतिथि है ना, पुण्यतिथि समारोह है। सच्चाई तो जानो क्या है। आप बता रहे हैं कि नेहरू ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये राघव शरण शर्मा जो आपके फॉरवर्ड ब्लॉक के अध्यक्ष है वो कह रहे हैं ना। जो नामी गिरामी चर्चित जो कम्युनिस्ट हैं, भाई सब कम्युनिस्ट और ये सब प्रवक्ता, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अब यही कंक्लूड करके हम लोग तो मैं नहीं, आप बैठे, मैं अपनी बात मैं यही समाप्त कर रहा हूं। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। सरदार साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन। सरदार जी हमारे आदर्श पुरुष हैं। सरदार जी बिस्मार्क से भी बड़े हैं। और रामनगीना बाबू ने कहा कि निश्चित रूप से चाणक्य के बाद, इनकी तुलना सिर्फ चाणक्य से की जा सकती है, बिस्मार्क से नहीं। चाणक्य के बाद देश के एकीकरण करने में इनका प्रमुख योगदान रहा है। दुनिया के किसी भी राजनेता से बड़ी भूमिका इनकी रही है। और आज जो हमारा भारत जो है एकीकृत भारत है, इसका जो भू एकीकरण है, इसमें इनकी प्रमुख भूमिका है। तमाम विरोधों के बावजूद नेहरू ने इनका विरोध भी किया, कश्मीर अपने हाथ में ले लिया, जिसके कारण वो समस्या आज समस्या को इस सरकार को समाधान करना पड़ा। देखिए, प्रसंग तो आप ये नहीं कहिएगा कि जो आप कहिएगा वो मैं बोलूँगा। आपने कहा ना, आपने रामनगीना बाबू जो आपकी अध्यक्षता कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि कश्मीर समस्या का समाधान नहीं हुआ। इन्होंने नेहरू का नाम नहीं लिया, आपके डर से नहीं लिया होगा, क्योंकि आप लोग रोज इनके साथ बैठते हैं। चलिए, तो मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद, प्रणाम।